नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं हूं इमरान आपके साथ। समय समय पर फसल क्रांति किसानों के लिए नई नई जानकारी और जो एग्री क्षेत्र से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है वो लेकर आते रहते हैं। आज के इस खास एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने किसानों के लिए ना कुछ ऐसा करने का ठाना कि आज उसका फायदा सिर्फ किसानों को मिल रहा है, बल्कि देश भर के किसान इनके प्रोजेक्ट से और इनकी कोशिशों से बड़ा फायदा उठा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं श्याम सुंदर सिंह जी की। श्याम सुंदर सिंह जी एक ऐसा नाम है जिन्होंने इनोवेशन के क्षेत्र में, खासकर जब हम कृषि की बात करते हैं, वहां पे इनोवेशन को लेकर आए। और ये एक ऐसे राज्य से बिलोंग करते हैं जहां पर कृषि क्षेत्र को अक्सर हम कह सकते हैं कि जो एक लगभग निचले स्तर से पे तकनीक के नाम पे जो है बहुत कम चीजें हैं, असुविधाएं हैं, संसाधन कम हैं, एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देहात के को फाउंडर श्याम सुंदर सिंह जी की। उन्हीं से हम जानेंगे कि कैसे किसानों के लिए कुछ नया करने का उन्होंने ठाना। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है श्याम सुंदर जी कि जो आपकी एक जर्नी रही है, कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई, कैसे देहात की नींव को रखा गया? जी धन्यवाद। तो देहात में हम लोग 5 को फाउंडर्स हैं, संस्था, इन्होंने के देहात की जर्नी की शुरुआत की थी। अगर आप पर्सनली मेरा बैकग्राउंड पूछेंगे तो मैं बिहार से हूँ, दरभंगा नाम के डिस्ट्रिक्ट से, एक मध्यम वर्गीय परिवार से जो कि कृषि में में रहे हैं। और फिर मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, मैंने अपना बीटेक किया है IIT खड़गपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में। फिर IIM अहमदाबाद से MBA किया और फिर 2 साल तक मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया। बट एक रियलाइजेशन था कि कृषि के में काफ़ी कुछ संभावनाएं हैं और उसमें काफ़ी कुछ किया जा सकता है। और कोइंसिडेंटली इनको फाउंडर्स जो थे उनसे संपर्क हुआ, वो भी बिहार के ही हैं सारे लोग, और सब लोग ही कृषि को, कोइंसिडेंस था, हमारा लक था, तो हम लोग सब लोग एक साथ जुड़े और इस एरिया को एक्सप्लोर करने लगे। शुरुआत से ही यही था कि किसानों के अराउंड में काम करना है, उनके पास जाकर के काम करना है, उनकी ज़मीनी समस्याओं को सॉल्व करते हुए कुछ बिल्ड करना है। तो यहीं से शुरुआत हुई। एक मध्यम वर्गीय परिवार की जब हम बात करते हैं, खासकर जो किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आज के टाइम में शिक्षा को ग्रहण करना ही एक, मतलब अगर हम IIT की बात करें या फिर IIM की बात करें, जो अपना में ब्रांड में एक बड़ा ब्रांड है, तो कितना चैलेंजिंग रहा वो पीरियड आपके लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं मिडिल क्लास में एक स्ट्रगल का जो हम वर्ड यूज करते हैं वो आता है। तो आई गेस सब लोगों की कोई ना कोई जर्नी होती है। तो हाँ, परिवार को अपनी समस्याएं होती हैं, अपने चैलेंजेस होते हैं, बट लाइफ का पार्ट है। अभी वापस मुड़ के वहाँ पे मैं नहीं देखना चाहूँगा। आई थिंक हम लोग एक रास्ते में आगे बढ़े और रास्ते में कुछ एकेडमिक अचीवमेंट्स हुए जो कि फर्दर जर्नी को आपको प्रोपेल करता है। तो एकेडमिक अचीवमेंट्स मिलते गए तो हम लोग आगे बढ़ते गए। फिर नौकरी लगी, फिर सोचा कि नहीं कुछ अपना करते हैं। तो ऑफ कोर्स वो पार्ट थोड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि सबके एक्सपेक्टेशंस होते हैं, खुद भी एक रिस्क लगता है, राइट। लेकिन आई थिंक माता पिता, परिवार वालों का कॉन्फिडेंस था कि जो भी कर रहे होंगे, जो भी निर्णय लेंगे, जो भी स्टेप्स लेंगे, वो सोच समझ के लेंगे, सेंस ऑफ मैच्योरिटी होगी। और धीरे धीरे जैसे रिकॉग्निशन आते गया, एफर्मेशन आते गया, कुछ जो हमने अच्छे काम कर रहे थे, तो लोगों का कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बनते गया। सर, कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ के और एक नई चीज की शुरुआत करना, वो अपना में थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग है। तो कभी ऐसा हुआ कि घर वालों ने ये कहा कि नहीं बेटा तुम बहुत अच्छी जॉब में हो, मत छोड़ो? ऐसा एक जो थॉट प्रोसेस होता है, हम जानते हैं हर किसी के साथ होता है, तो ऐसा कुछ चैलेंज रहा आपके सामने? और जब देहात की नींव रखी गई, क्या क्या परेशानी आपके सामने थी? ये पर्टिकुलर पार्ट मेरे केस में परेशानी नहीं रही। घर वालों का हमेशा ही आशीर्वाद रहा कि जो भी कर रहे हो अच्छे से कर लो। ऐसा कोई कभी रेजिस्टेंस नहीं आया था। तो ये पार्ट चैलेंज का नहीं था। चैलेंज अपना ही था कि हम लोगों ने पहले 4-5 साल लगाए
मॉडल को समझने में, मॉडल के इवॉल्व होने में, एक यूनिट इकोनॉमिक्स के प्रूव करने में, तो उतने समय तक अपने आप को सस्टेन करना, टीम को लाना, टीम को सस्टेन करना, चीज़ों को बिल्ड करना, ये काफ़ी कुछ हमें सिखा गया। उस टाइम में तो काफ़ी चैलेंजिंग लगता था, बट ये सिखा गया कि कृषि में धैर्य काफ़ी ज़रूरी है। सबको धैर्य रखना पड़ता है, किसानों को भी धैर्य रखना पड़ता है, तो हम लोग को धैर्य रखना ही पड़ेगा। तो कृषि में धैर्य का जो महत्व है वो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, और वो हमारा जो शुरुआती पीरियड था वो हमें यही सिखा के गया। किस साल में देहात की जो नींव रखी गई, वो कौन सा साल था जब इसको शुरू किया गया? हमने देहात का ऑपरेशंस 2012 में शुरू किया था। 2012 में, उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे कोविड की हम बात करें, बीच में कोविड भी आया, और कहीं ना कहीं कोविड के दौरान लोगों को लगा कि जो सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, वो एक इकोनॉमी की तो प्रदान करता है, लेकिन बहुत चीज़ें नई करने की ज़रूरत है। तो क्या क्या नई चीज़ें उस दौरान हुई? तो देहात का जो मिशन था जी, वो था फार्मर्स को के इनकम को बढ़ाना। जी, फार्मर्स का जो आज एक खेत के यूनिट से जो उनको इनकम आता है उसको बढ़ाना, ये सिंपल सा मिशन था। अभी इस मिशन के काफ़ी सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं। आप उनके इनकम को बढ़ा सकते हैं अगर वो अच्छी क्वालिटी का एग्री इनपुट यूज़ करते हैं, खाद, बीज, कीटनाशक, ये सब सारी चीज़ें। अगर उनका जो कॉस्ट है उनको खरीदने का वो थोड़ा कम आ पाता है, अगर उनको सही तकनीकी सलाह मिलती है, सही ढंग से क्रेडिट और इंश्योरेंस का उनके लिए प्रोविजन होता है, अगर उनका सॉइल टेस्टिंग हो पाता है, ये सब सारी बातें हैं जो कि कहीं ना कहीं या तो उनकी उत्पादकता को बढ़ाती है या उनके कॉस्ट को कम करती है, और दोनों का इनकम पे इम्पैक्ट होता है। फिर मोर इम्पोर्टेंटली उनके प्रोडक्ट्स को सही मार्केट में सही रेट्स पे बेच पाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव बन गया कि आपको किसान के को इनकम को बढ़ाना है, तो इसका मतलब था कि हमें ये तीनों पार्ट करना था। अब इस तीनों पार्ट को करने के अपने अलग अलग माइलस्टोन रहे, उसकी अपनी हमारी लर्निंग रही, हमारा डेवलपमेंट स्टेज रहा, हमारी जर्नी रही। बट एक बार जब वो पार्ट सॉल्व हो गया, एक जैसे हमारा जो मॉडल है वो हब एंड स्पोक है, जहाँ पर कि हर एक डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट्स पे हमारा एक हब होता है जिसको कि हम नोड बोलते हैं, जहाँ हमारी इन्वेंट्री होती है, हमारे अपने लोग होते हैं, और उसके अराउंड में वी हैव 100-150 स्पोक्स जो कि हमारे देहात सेंटर्स होते हैं, जो हमारे लास्ट माइल पार्टनर होते हैं किसानों को किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को पहुंचाने के लिए। तो इसके अराउंड में जब हमारा यूनिट इकोनॉमिक्स प्रूव हो गया कि जितना हम कॉस्ट लगा रहे थे उससे ज़्यादा हमें इनकम होंगे, तो इसका मतलब था कि अब चीज़ें बन गई। तो वो हिट करना हमारे लिए पहला माइलस्टोन था, जिसमें हमें लगे 3-4 साल। एक बार जब वो हो गया, फिर नेक्स्ट आया कि हमने पहला इंस्टीट्यूशन राउंड रेज किया 2018 के आसपास। वहाँ से हमने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना शुरू किया और हमने ज्योग्राफिकल ग्रोथ लेना शुरू किया, और वो अपने आप में एक वर्चुअस साइकिल या वर्चुअस जर्नी है जो कि अगले कुछ सालों तक चलते आ रहा है। तो ये प्राइमरली हमारा एक रास्ता है। देहात की अगर हम बात करें, अभी जैसा आपने बताया क्या क्या वर्टिकल्स हैं, देहात किस तरीके से किसानों के लिए काम कर रहे थे इसमें? तो प्राइमरली मोटा मोटा बात करूँ तो 3 बकेट्स हैं, 3 वर्टिकल्स हैं। एक है एग्रीकल्चरल इनपुट्स का, खाद, बीज, कीटनाशक, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके अलावा छोटे मशीनरीज जो किसानों को चाहिए होता है। और फिर हम लोगों ने कैटल पे ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि यही सेम किसान है जो कि कैटल ओनर्स भी हैं, तो उनका कैटल का फीड, कैटल का न्यूट्रिशन, ये सब सारा हमने क्या करा। तो ये एक वर्टिकल है। दूसरा जो वर्टिकल है वो है कि जितने भी प्री हार्वेस्ट हम लोग बोलते हैं, उसमें जितने भी तरह के किसान को सेवाएं की ज़रूरत होती है, चाहे वो तकनीकी सलाह हो गया, सॉइल टेस्टिंग हो गया, क्रेडिट हो गया, इंश्योरेंस है, स्प्रेइंग है, बहुत सारे सर्विसेज चाहिए होते हैं जो किसानों की जरूरत। तो ये हमारा दूसरा वर्टिकल है जो डेटा ड्रिवन होता है, जो कस्टमाइज्ड होता है किसानों के रिक्वायरमेंट के लिए, और जो कहीं ना कहीं हमारे इनपुट से जुड़ा हुआ होता है। और जो तीसरा है वो है उनके प्रोड्यूस को, उनके ऑफटेक को एग्रीगेट करना और डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट्स में आइदर डायरेक्टली और पैकेजिंग में उनको दे पाना। तो बीज से लेकर के बाजार तक हम लोग बोलते हैं इसको। तो पूरा का पूरा एग्री इनपुट, सर्विसेज
और एग्री आउटपुट, ये 3 वर्टिकल हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक किसान को जो सारे संसाधन सुविधाएं, मतलब बीज बोने से लेके और जो उसका प्रोड्यूस है उसको मार्केट तक ले जाने का काम देहात पूरे तरीके से कर रहा है, पूरी तरह से करती है। ये काम हम लोग करीब 40-45 क्रॉप वैल्यू चेन्स पे करते हैं जी। लगभग 25 लाख किसान डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। लगभग 1 करोड़ किसान हमारे ऐप पे जुड़े हुए हैं जी। हम लोग अभी इंडिया में ऑलमोस्ट 230 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेजेंट हैं, जहाँ पर कि हमारा सप्लाई चेन, हमारी लास्ट वन डिलीवरी है जी। और लगभग 15,000 हमारे पास अभी देहात सेंटर्स हैं जो ग्राउंड पे चैनल पार्टनर्स हैं जी। जो उपलब्धियां रही हैं देहात की, क्या क्या माइलस्टोन्स रहे हैं, क्या उपलब्धियां और देहात ने भी हासिल करी अभी तक इस जर्नी के दौरान? तो हर एक दिन ही एक उपलब्धि है जी। जैसे आपको बताया कि हमारे लिए पहला सबसे सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था उस यूनिट इकोनॉमिक्स को हिट करना जी। फिर आई थिंक फर्स्ट फंड रेजिंग जो था वो हमें कैपेसिटी दिया ज्योग्राफिकली ग्रो करने का, टेक्नोलॉजी लगा करके चीज़ों को एफिशिएंट बनाने का, एज वेल एज टीम को हायर करने का, जो बाकी जो हमारे साथ प्रोफेशनल्स हैं। फिर नेक्स्ट जब जर्नी आई वो आई कि इस वैल्यू चेन में क्या नया कर सकते हैं। जैसे कि इनपुट के वैल्यू चेन में हम लोगों ने काफ़ी नई इनोवेटिव कंपनीज के साथ टाई अप करके नए प्रोडक्ट्स लाए मार्केट में, चाहे वो बाहर के विदेश की कंपनियां हैं जिनके पास नई एग्री इनपुट की टेक्नोलॉजीज हैं, उनके साथ हम टाई अप करके नई प्रोडक्ट्स को लाए। फार्मर्स के राउंड में हमने इनोवेट किया, उनको समझाया, उनको दिखाया डेमोन्स्ट्रेट करके फील्ड पे, और उन प्रोडक्ट्स को किसानों तक ले जाएंगे। सिमिलरली आउटपुट के साइड में अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि एक जो प्रीमियम मार्केट है, एक्सपोर्ट मार्केट है, वहाँ के कंज्यूमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग अपने फार्मर्स बेस पे काम करते हैं और उस प्रोड्यूस को ग्रो कराने की कोशिश करते हैं, ताकि हम इंडियन फूड प्रोडक्ट्स एंड एग्री प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट मार्केट्स तक ले जाएं, तो ओवरऑल क्रॉप का वैल्यू बढ़ता है, तो सभी को इनकम पे इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये 2 मेजर इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा आजकल जो हमारा काफ़ी इन्वेस्टमेंट जा रहा है वो जा रहा है अराउंड फार्म, कि उस फार्म पे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बेटर फार्म इंटेलिजेंस क्रिएट करना, ताकि वो फार्म इंटेलिजेंस किसानों के काम में आए, बैंक्स के काम में आए, इंश्योरेंस कंपनीज के काम में आए, रिस्क मैनेज करने के लिए। साथ ही साथ उस फार्म इंटेलिजेंस के बेसिस पे किसान फार्म को अच्छे से मैनेज कर पाए, खेत को अच्छे से मैनेज कर पाए। जैसे कि मान लीजिए अगर लगता है कि वहाँ पे मिट्टी में कोई कमी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट यूज़ करें, वो भी ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो कि वहाँ पे यूजफुल हुए। तो इस तरह के बहुत सारे इंटरवेंशन हैं फार्म लेवल पे जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो नई चीज़ें एग्रीकल्चर में इनोवेशन, खासकर जैसे देहात की कोशिशें हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी को लेके खासकर एग्रीकल्चर में आगे आ रही हैं, तो इसका फ्यूचर कहाँ देखते हैं आप, और देहात को मतलब कहाँ तक आप लेकर जाना चाहते हैं, क्या कोशिशें हैं? इंडिया लगभग $500 बिलियन का मार्केट है एग्रीकल्चर में, तो उसके हिसाब से तो हम लोग अभी बहुत ही अर्ली स्टेज पे हैं, और हमारा एम्बिशन, हमारा जो काम है, हमारा जो विजन है, वो इसको तो बहुत बड़ा बनाने का है। इंडिया के हम लोग, ऑफ कोर्स इंडिया में हम लोग बड़ा बनना चाहते हैं, हम लोग वर्ल्ड के लार्जेस्ट एग्रीटेक प्लेयर बनना चाहते हैं। तो ये तो हो गया फ्रॉम द साइज, क्योंकि एग्री में साइज काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इम्पैक्ट करता है। इन टर्म्स ऑफ कैसे हम करना चाहते हैं, तो 2 जो प्राइमरली ऑब्जेक्टिव हैं, कि पहला कि आप क्रॉप के अराउंड में आप इनफ इनोवेट करें कि क्रॉप का बेटर यील्ड आ पाए, एज वेल एज जो सॉइल है, जो रिसोर्सेज जो लगते हैं वो एफिशिएंटली यूज़ हो सके। तो वहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी लग सके, जो भी जैसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की मैंने बात की, या क्लाइमेट रेजिस्टेंट प्रोडक्ट्स की बात, तो इन सब पे हम लोग काम कर रहे हैं। एंड दूसरा जो पार्ट है कि इंडियन प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट्स तक लेके जाना, तो उसके लिए
आप एक ट्रेसेबल सॉल्यूशन बनाते हैं, उसके लिए फार्मर्स को आप कैपेसिटी बिल्ड करते हैं ताकि वो, मान लीजिए अगर पेस्टिसाइड फ्री प्रोडक्ट है या इस तरह के लो रेजिड्यू प्रोडक्ट्स हैं या जो भी वेस्टर्न कंट्रीज में जो बेंचमार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको ले जाना और उनको बाहर के मार्केट में ले जाना ताकि मैक्सिमम वैल्यू मिल सके उस क्रॉप का फार्मर्स को। तो ये जो प्राइमरी डायरेक्शन है जहाँ पर कि हम लोग लेके जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आज के समय में फार्मर्स के साथ कम्युनिकेट करना रिलेटिवली काफ़ी इनोवेटिव हो गया है बिकॉज ऑफ GenAI, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो उधर एक इम्पैक्ट बनाना है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को डायरेक्टली इंगेज कर सकें। जी। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी, आप जैसे आप कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को देहात के साथ जोड़ा जा सके और उनको कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजी जो देहात के पास है या इंफॉर्मेशन है उसके साथ जोड़ के उनको एक फ़ायदा दिया जा सके, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी, आप कैसे कनेक्ट कहीं ना कहीं? इट इज़ अबाउट, पहला तो इसमें है कि आप उनके साथ कस्टमाइज कर पाए। जी। कस्टमाइज करने के लिए आपको चाहिए कि उनके बारे में आपको पता हो कि उनका जो बेसिक डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, उनके जो लैंड पार्सल्स हैं उसका जो इन्फॉर्मेशन है, उनका जो प्रोफाइल डिटेल्स है, उनके जो डिजिटल बिहेवियर है, ये सब कस्टमाइज करने में हेल्प करते हैं। तो आपने काफ़ी कुछ काम किया है इसको प्रॉपरली कस्टमाइज करके। एंड देन जो दूसरा होता है कि आपको उनको टाइमली एक्शनेबल रिस्पॉन्सेज देने हैं कि किसानों के लिए ये नहीं ज़रूरी है कि आप उनको कितना अच्छा सोल्यूशन देते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सोल्यूशन उनको सही टाइम पे मिले। अगर मान लीजिए उनको कल खेत में कुछ करना है तो आज या कल सुबह मिल जाए और वो सही में वो ऐसा मिले जिसमें उसको पता हो कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, मुझे कैसे क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करने हैं, मुझे कहाँ से वो प्रोडक्ट लाना है, वो कौन से प्रोडक्ट होंगे, ये जो सारा कंप्लीट सॉल्यूशन है वो किसानों को दे पाए। तो वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसको कि हम लोग एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इनिशिएटिव के लिए आपको 40 अंडर 40 और भी कई मंचों पे पुरस्कृत किया गया, कई सम्मान से आपको नवाजा गया, तो कैसा लगता है अभी? क्योंकि जब आपने शुरुआत की थी एक मतलब कह सकते हैं कि एक लेवल से, मतलब एक छोटे स्तर से शुरुआत की थी और आज एक करोड़ से ज़्यादा किसान आपके साथ जुड़े हैं, तो कैसा महसूस होता है आपको? आई थिंक रिकॉग्निशंस अगर कुछ भी मिलते हैं तो अपने आप को एक हौसला मिलता है, ठीक है, कि आपके काम को किसी ने एक्नॉलेज किया, आपके जर्नी को किसी ने एक्नॉलेज किया। आई थिंक वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लाइफ साइकिल में, स्पेशली अर्ली स्टेज में। तो अच्छा लगता है, वी आर वेरी थैंकफुल जो लोगों ने जिन्होंने हमें रिकॉग्नाइज किया। कहीं ना कहीं वो उस स्टेज के काम का रिफ्लेक्शन होता है। तो वो तो है ही, और लेकिन एट द सेम टाइम वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जैसे मैंने बोला कि एग्री तो बहुत बड़ा सेक्टर है, हमने 12 साल 13 साल स्पेंड किए हैं, बट अगले 10-20 साल कहीं नहीं जा रहे हैं चीज़ों को बिल्ड करते जा रहे हैं। तो अभी तो बहुत लंबी जर्नी बाकी है। ये जर्नी जो है वो काफ़ी लंबी होनी चाहिए। आई थिंक एग्री में ये मैटर करता है। यानी पेशेंस बहुत ज़रूरी है एग्री के अंदर, धैर्य बहुत ज़रूरी है। चीज़ें काफ़ी बड़ी बनाई जा सकती हैं अगर आपने सही बिजनेस मॉडल बना लिया और आपके स्टेक होल्डर पे इम्पैक्ट है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो ग्राउंड पे कोई पार्टनर हो, वही मैटर है। किसानों का कितना सहयोग या कितना रोल मानते हैं इस जर्नी में यहाँ तक पहुँचने, और क्या कहना चाहेंगे उनको देहात की तरफ से? जो है सो किसानी है जी। हमारा एक वैल्यू है, आप देखेंगे यहाँ पे फार्मर्स फोकस। तो हमारे लिए अगर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, कुछ भी खड़ा करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि किसान इसमें कहाँ है, उनका क्या है इसमें, उनके साथ हम कितना क्लोजली काम कर सकते हैं। और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट हुआ है, डिजिटल पेनिट्रेशन हो रहा है, हम किसानों के साथ और क्लोजली जा पा रहे हैं। काफ़ी सारे किसान भी काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं, धीरे धीरे और ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। डिजिटल मीडियम सब लोग यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आई गेस जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जहाँ पर कि किसानों को भी जानने की ज़रूरत है, वो है कि थोड़ा कि इन सब जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके लिए अपने आप को ओपन करने का, नई इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए, नई प्रैक्टिसेस पे के अराउंड में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उनको ओपन होने के लिए कुछ ही पार्ट चाहे ग्राउंड का क्यों नहीं हो। तो कोशिश यही रही है देहात की कि हम नई चीज़ें लेकर के ग्राउंड पे जा पाए। अगर आप नई चीज़ें लेकर किसानों तक जा पाते हैं और किसानों को लगता है कि आप जेन्युइन हैं, तो हमेशा ही आपको सुनते हैं और सपोर्ट करते हैं।
ये काफी इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है हमारे जर्नी का। हाल ही में देहात का अभी अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कहीं तो वो इंक्रीज हुआ है, तो आने वाले मतलब जो वक्त है उसको में हम क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं देहात की तरफ से कि मतलब अगर ग्रोथ की हम बात करें तो क्या ग्रोथ रेशो आप एक्सपेक्ट करते हैं? तो ग्रोथ तो एक नंबर है। अभी हम लोग लगभग जहाँ पे हैं हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 3 साल में हम लोग 3 टाइम्स ग्रो कर जाएंगे यहाँ से। बट मोर इम्पोर्टेंटली हम लोग चाहते हैं कि हम लोग और ज़्यादा फार्मर्स को अच्छे से कवर कर पाएँ, ज़्यादा क्रॉप्स को कवर कर पाएँ, ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर पाएँ, उन क्रॉप्स के अराउंड में हम लोग ज़्यादा इंटरवेंशंस कर सकें। तो ये हमारे ग्रोथ का ज़्यादा पार्ट है, जहाँ पर कि हर एक साल हम लोग एक सर्टेन स्टेप्स लेते हैं और थोड़ा आगे तक जाते हैं। आज हम कई सारे ऐसे क्रॉप हैं जहाँ पर कि इंडिया के वन ऑफ द टॉप 3 टॉप 4 एक्सपोर्टर में से हैं। कई सारे क्रॉप्स हैं जिसमें कि हमारा जो बेस है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हो गया है। तो इसी जर्नी को आगे बढ़ाते जाना है, कुछ नया नहीं है इसमें। इट्स जस्ट कि विद इन दैट काफ़ी नई चीज़ें होती रहती हैं और कुछ नया होता जो है उसको एक बड़े स्केल में एक्सपैंड कर पाना, यही हमारा रोल है। अगर कहीं से मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट आया, कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो हमारे पास तो देहात के पास वो स्ट्रेंथ है कि अगर उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अगर सही रहता है तो उसको तुरंत ही थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स तक एक्सपैंड कर पाना, इसी पे कंटिन्यू करना। यानी बहुत हद तक फार्मर्स को एक सही सॉल्यूशन देहात प्रोवाइड कराने का काम कर रहा है। अंत में चलते चलते सर, जो आज का युवा हम देखते हैं, एक किसान का बेटा किसान खेती करना नहीं चाहता। अब चूंकि युवा हैं और एक अच्छी प्रोग्रेस की है, तो जो युवा अक्सर मतलब खेती नहीं करना चाहते या फिर कहीं शहरों में जाके कुछ करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं को आप कृषि क्षेत्र में क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? देखिए, कृषि तो लाइवलीहुड का पार्ट है जी। अगर आपके पास और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक सर्टेन लैंड होल्डिंग हो। कोई भी मान लीजिए रियलिस्टिकली अगर कोई 1 एकड़ का या 0.5 एकड़ का किसान है तो शायद उसको किसानी से इतना इनकम ही नहीं आएगा कि वो अपना लाइफ को चला पाए। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसान मतलब खेती करना लुक्रेटिव नहीं है। बहुत कुछ नई नई चीज़ें होती हैं, खेती करना तो लुक्रेटिव है। बट होता क्या है कि अगर आप खेती करने के साथ बाकी अलाइड एक्टिविटीज़ भी करते जाते हैं, चाहे वो कृषि का, चाहे वो कैटल का हो गया या एक्वा हो गया या कुछ भी इस तरह का, बहुत सारे और भी अलाइड एक्टिविटीज़ हैं, तो एटलीस्ट छोटे किसानों के लिए वो सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। जो बड़े किसान होते हैं, ठीक है, उनके लिए तो इन्वेस्टमेंट सही जगह होना ताकि उनका रिस्क भी कम रहे, उनका आउटकम भी बढ़े, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वहाँ पर उनको कृषि को बिजनेस की तरह देखना होता है, ठीक है, और वो भी लॉन्ग टर्म बिजनेस की तरह कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इस साल ही इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले हैं कि मेरा मिट्टी खराब हो जाए, क्योंकि उसको चलते जाना है। तो जो बड़े किसान हैं उसको बिजनेस की तरह देखते हैं, वो अच्छी बात है, इंडिया के लिए भी अच्छी बात है कि हमें फूड प्रोडक्ट्स चाहिए। तो दोनों ही एलिमेंट्स हमें बैलेंस करके आगे बढ़ना, यानी सही समय पर सही संसाधन का उपयोग होना बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए। सिर्फ जो किसान देहात के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर कहीं ना कहीं वो देहात के जो संसाधन हैं या टेक्नोलॉजी है उसको उपयोग करना चाहते हैं, तो किस तरीके से देहात के साथ? तो हमारा एक एप्लीकेशन है एग्री सेंटर जी, ठीक है, वो उनको इंस्टॉल करें और वहाँ से उनको सब कुछ मिल जाएगा। एग्री सेंट्रल की जैसे आपने बात की, तो ये क्या वहाँ पे कंटेंट मिलता है किसानों को, क्या चीज़ें मिलती हैं, वो किस तरीके? तो एग्री सेंट्रल पर किसानों को एक तो कि ये मिलता है कि उस पर एक फीचर है कि अगर आपके प्लांट में कोई भी डिजीज़ है तो आप उसका फोटो लीजिए, अपलोड कीजिए, तो आपको तुरंत सोल्यूशन मिल जाएगा जी। फिर उसमें है कि आप अपने क्रॉप्स के बारे में डिटेल्स डालिए और वो आपको बताते जाएगा कि आपको कब क्या करना है। काफ़ी एक्शनेबल एडवाइजरी है जी। उसमें मार्केट के रेट्स आपको पता चलते हैं, बाजार के जो भाव हैं वो आपको पता चलते हैं। उसमें आप कोई भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं वॉइस के फॉर्म में या कैसे भी करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जी। और अब
आप उसमें घर बैठे बैठे एग्री इनपुट ऑर्डर भी कर सकते हैं। सर जैसे कोई किसान एग्री इनपुट एग्री सेंट्रल से ऑर्डर करता है तो कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक एक बड़ा फैक्टर है अपने आप में। अगर हम इंडिया की बात करें खासकर तो इसमें किसी तरीके की परेशानी होती है लॉजिस्टिक्स? तो लॉजिस्टिक्स ही हमारा तो एक स्ट्रेंथ है। आज हम जो मैंने बताया कि 250 के आसपास डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स है जी। तो उसी को हम लेवरेज कर रहे हैं। वही तो वो हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि क्रिएट किया है कि इस तरह का लॉजिस्टिक क्रिएट किया है कि वो तुरंत ही मटेरियल हमारे सिस्टम से वहाँ तक कस्टमर तक जाता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंत में चलते चलते आप देहात की तरफ से जो किसान भाई, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। नमस्कार किसान भाइयों, आपके लिए देहात की तरफ से संदेश यही है कि काफ़ी कुछ चेंज हो रहे हैं, काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, काफ़ी नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, काफ़ी नई प्रैक्टिसेस आ रही हैं, काफ़ी नए क्रॉप्स आ रहे हैं, क्रॉप वैरायटी चेंज हो रही है। तो चेंज लाइफ का पार्ट है। आप लोग भी ओपन रहें, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कर लें, खेत का एक छोटा सा टुकड़ा उसमें लगाएं, थोड़ा सा समय लगाएं उधर। एंड आई एम श्योर कि एग्री में, कृषि में क्रांति लाने का, एग्री में रिवॉल्यूशन लाने का यही जरिया है। जब हम नई नई चीज़ें, नए नए तरीके से चीज़ें करते रहेंगे उसमें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसान साथियों, आपने देखा कि श्याम सुंदर जी ने बताया कि क्या जर्नी उनकी रही और क्या क्या जो चैलेंजेस थे वो उनके सामने देहात की जो शुरुआत थी उसको लेकर आए। लेकिन आज जिस मुकाम पर देहात है और श्याम सुंदर जी की जो मेहनत है, जो इनके साथियों की मेहनत है, वो कहीं ना कहीं एक रंग लेके आई और आज लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा किसानों को सर्व कर रहे हैं, उनको कृषि की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इसी तरीके की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।